हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसके पहले के क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था उप कॉन्सेप्ट। उसके पहले हम लोगों ने ख़त्म किया था चैप्टर नंबर 1 रिव्यू ऑफ C++। तो रिव्यू ऑफ C++ से 12 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उप कॉन्सेप्ट से 2 नंबर, और ये फंक्शन ओवरलोडिंग से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ये मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले के एग्जाम के आधार पे किया गया है, लेकिन अभी एग्जाम जो चरण 1 में होगा उसका भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी पैटर्न के आधार पे रहेगा। 40 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 40 नंबर क्वेश्चन कहीं यहीं से रहेगा। आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला चरण का एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इस सब का सिलेबस जारी नहीं हुआ है पहला चरण और दूसरा चरण के लिए। लेकिन जो C++ जितना भी है क्लास 12th में, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 तक, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका चरण 1 के एग्जाम में रहेगा, और चैप्टर नंबर 9 से कुछ क्वेश्चन रह सकता है, नहीं तो नहीं बराबर रह सकता। मतलब C++ जो यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट जो है प्रोग्रामिंग में C++ जो 30 नंबर का है, यहाँ से एकदम धड़ाधड़ 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। यानी चरण 1 में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो C++ से पूरा पूछेगा, यूनिट 2 से थोड़ा सा रह सकता है चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, आपका 40 का 40 क्वेश्चन यही C++ से रहेगा। यानी कि पहला यूनिट अगर आप पढ़ लिए हैं बहुत अच्छा से तो आपका पहला चरण बहुत अच्छा जाने वाला। पर पढ़ने की क्या बात है, चैप्टर वाइज जो है आपको नोट्स बनाना है, उसके अनुसार हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। उसके बाद 20 तारीख के जैसे ये पहला चरण का सिलेबस खत्म होगा, यूनिट नंबर फर्स्ट जैसे खत्म होगा, हम आपको जो है करीब 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, और उसको पढ़िए, उसी को रटिए, कॉपी में लिख लीजिए, वहीं से पूरा एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहेगा। टेंशन किस बात की। ठीक है, कॉपी में अगर आप लिखें तो भी ठीक है, नहीं लिखें तो भी ठीक है, चैप्टर वाइज लिखें तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखें तो फिलहाल खोज खाज के लिख लीजिए किसी की कॉपी से। तो अगर तभी नहीं अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप हमको पर्सनली मैसेज कीजिए कि सर ये चैप्टर हम नहीं समझ में आया, इसका नहीं लिखा हुआ, मेरा नोट्स नहीं बना हुआ है, तो हम आपको जो है इधर से भेज देंगे, आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 200 देने वाले हैं। ठीक है, 20 तारीख यानी इस 20 नवंबर के बाद आपका 2-3 गो टेस्ट भी होने वाला है ऑब्जेक्टिव 40-40 नंबर का। आपको पूरा तैयारी हम करवा देंगे चरण 1 की, चिंता नहीं करना है आपको। बस हमें आपको न कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहीं अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह की समस्या, हमें व्हाट्सएप पे जो है आप मैसेज कीजिए, हम इधर से आपको रिप्लाई करेंगे, कॉल करेंगे, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा देंगे। ठीक है, खैर हम जो है अभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। हम जो है पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या नाम है? फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इस फंक्शन ओवरलोडिंग को सबसे पहले आपको समझना हो। अब इस फंक्शन ओवरलोडिंग को आपको समझने के लिए, इस फंक्शन ओवरलोडिंग को आप समझना चाहते हैं, बहुत बढ़िया से समझना चाहते हैं, तब इसके पहले आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ इसके पहले आपको जानने की ज़रूरत है, और वो है फंक्शन, कि फंक्शन होता क्या है। जब आप फंक्शन समझ जाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग प्रोग्रामिंग में कैसे हम लोग करते हैं। तो इस फंक्शन को समझने के लिए आपको करना क्या है, तो इसके पहले का वीडियो जो है हम फंक्शन के ऊपर बनाए हुए हैं। इसके पहले चैप्टर 2 के पहले एक वीडियो बना हुआ है फंक्शन के ऊपर, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, आप वहाँ से भी खोल के डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है फंक्शन क्या होता है वो वाला वीडियो देखिए। ठीक है, जो कि वीडियो बना के मेरा डाला हुआ है। फंक्शन क्या है उसको सबसे पहले आप पढ़िए, उसमें हम समझाएं बहुत बढ़िया से कि फंक्शन क्या होता है। उसका नोट्स भी हम भेज दिए थे आपका व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आप उसको लिख लिए हैं तो एक बार पढ़ लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए। तो आपको सबसे पहले समझ लेना है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कहते किसको, फंक्शन कितना तरह का होता है, कितना प्रकार है फंक्शन का।
पैरामीटर फंक्शन किसको बोलते हैं, यानी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर कैसे डालते हैं, इन सारी चीज़ों का जो है सो आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, तभी फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आपको आएगा। खैर, अगर मान के चलिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन, मान के चलिए फंक्शन भी आप नहीं पढ़े हैं, तो आपको थोड़ा सा एक जानकारी होनी चाहिए। C++ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जानकारी क्या होना चाहिए, इसे गौर से सुनिएगा। जानकारी ये होना चाहिए कि हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ लिखते हैं, C++ प्रोग्रामिंग जैसे हम लिखते हैं गेट ch, क्या लिखते हैं, गेट ch, और इसके बगल में तुरंत स्मॉल ब्रैकेट पेयर में देते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यह एक फंक्शन है। ये क्या है, यह एक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को पहचानना सीखना होगा आपको। फंक्शन को पहचाने, कोई भी चीज़ लिखा हुआ था हम उसको कैसे पहचाने वो है क्या। तो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं और उसके बगल में अगर स्मॉल ब्रैकेट जोड़ा में पेयर में है तो समझिए वो फंक्शन है। तो ये गेट ch क्या है, फंक्शन है। हम CLRSCR का यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये भी क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। हम जो है से प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन का भी यूज करते हैं, है ना, ये क्या, मेन क्या, फंक्शन है। तो किसी भी वर्ड के बगल में अगर स्मॉल ब्रैकेट पेयर में है तो वो क्या है, फंक्शन। ये चीज़ आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, यानी देख के पहचानने की आदत आप में होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो ये सब यूजर डिफाइन, ये सब जो है से बिल्डिंग फंक्शन था। कुछ फंक्शन जब हम पढ़ रहे थे तो हम अपना नाम से भी फंक्शन बनाए थे, जैसे NK, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है क्योंकि इसमें भी ब्रैकेट लगा हुआ है, लेकिन ये यूजर डिफाइन फंक्शन है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन क्या होता है, ये हम इसके पहले के वीडियो में आप सबसे पहले फंक्शन वाला वीडियो देख लीजिए। अब जब हम किसी भी प्रकार का फंक्शन बनाते हैं, जैसे हम मान के चलिएगा फंक्शन बनाते हैं मोदी नाम का फंक्शन, मोदी नाम का फंक्शन अगर बनाते हैं और इसके अंदर अगर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तब ये जो है ये मोदी फंक्शन अब कैसा फंक्शन कहलाएगा, पैरामीटराइज्ड फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल बना दिए हैं, यानी इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। ये चीज फंक्शन नाम के वीडियो में बहुत बढ़िया समझाया है, उस वीडियो को एक बार आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फंक्शन को पहचानने आना चाहिए, फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है, वो आना चाहिए। फंक्शन के अंदर हम जो है से वैल्यू और वेरिएबल लिख सकते हैं, ये भी हम आपको बताए हैं, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप वो समझ चुके हैं तब जो है से आपको फंक्शन ओवरलोडिंग जो है चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए, फंक्शन अगर आप समझ गए हैं तो सबसे पहले समझना होगा ओवरलोडिंग के बारे में कि ओवरलोडिंग होता क्या। इससे सर ओवरलोड से बना है ओवरलोडिंग। ओवरलोड मतलब कोई भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा लोड हो जाता है तब वो ओवरलोड हो जाता है, और उस परिस्थिति में उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि हल जोतते जोतते थक गए हैं, कुदाल पालते पालते थक गए हैं, फिर भी आपसे और घर वाले काम करवा रहे हैं, तब लोड हो जा रहा है, ज़्यादा ओवरलोड हो जा रहा है आपके पास, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को हम बार बार करते हैं, ठीक है, अधिक बार करते हैं तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, वो जो है सो ओवरलोडिंग कहलाता है। उसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को 2 बार 3 बार 4 बार हम यूज कर लेते हैं लगातार, तब वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है, ठीक है। तो यही इसका डिफिनेशन है कि फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज नोन एज फंक्शन ओवरलोड। फंक्शन का नाम सेम हो, एक ही नाम का फंक्शन हो, लेकिन उसके अंदर पैरामीटर अलग अलग हो, तब हम जो है उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर आप तो समझ चुके हैं, अभी हम पैरामीटर जस्ट समझाएं कि किसी भी तरह का फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर वेरिएबल लिख देते हैं तो क्या हो गया, पैरामीटर कहलाता है, ठीक है। तो इस मोदी नाम के फंक्शन के अंदर कितना पैरामीटर है, तो एक ही पैरामीटर है, ठीक है। एक हम फंक्शन अभी बनाते हैं कैटरीना नाम का। कैटरीना नाम का फंक्शन बना करके इसके अंदर हम लिखते हैं इंट x इंट y। तो इसमें क्या हो गया, कैटरीना नाम के फंक्शन में 2 पैरामीटर है, x और y, ठीक है, 2 पैरामीटर है x और y, ठीक है। मान के चलिए हम सनी नाम का फंक्शन बनाते हैं, सनी नाम का फंक्शन बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फ्लोट x कॉमा फ्लोट y, ठीक है। तो ये सनी नाम के फंक्शन के अंदर कितना पैरामीटर है, 2 पैरामीटर, कौन कौन, x और y। तो ये फ्लोट टाइप का पैरामीटर है, ये इंटीजर टाइप का पैरामीटर है,
ठीक है। तो फंक्शन के अंदर हम वैल्यू भी लेते हैं, वेरिएबल भी लेते हैं, ठीक है। और जब किसी भी तरह का वैल्यू वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं तो इस फंक्शन को हम पैरामीटराइज फंक्शन बोलते हैं। और इसमें पैरामीटर जो है सो अलग अलग हो सकता है आपके प्रोग्रामिंग के अनुसार से। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो ऐसा परिस्थिति आता है, ऐसा नौबत आता है, ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना रहता है। फंक्शन ओवरलोडिंग जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन है कि फंक्शन हैव सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर इज इक्वल फंक्शन ओवरलोडिंग। देखिए यहाँ पे फंक्शन का सेम नाम है ऑलटेक, 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 ऑलटेक। यहाँ पे क्या फंक्शन है? इस ऑलटेक के अंदर एक भी पैरामीटर नहीं है, इस ऑलटेक के अंदर एक पैरामीटर है, इस ऑलटेक के अंदर दो पैरामीटर है, इस ऑलटेक के अंदर तीन पैरामीटर है। यानी एक ही फंक्शन के अंदर हम अलग अलग तरह का पैरामीटर जो हम लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर आपको कोई पूछता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग कहते किसको है, ठीक है, तो भैया एक लाइन में बोलना कि फंक्शन हैव सेम नेम। अगर फंक्शन का एक ही नाम हो और वो डिफरेंट पैरामीटर कंटेन करता हो तो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। ऐसे समझाइएगा कि कोई आदमी का एक ही आदमी हो और उससे अलग अलग काम करवाया जाए तो वो तो आदमी ओवरलोड हो जाएगा, थक जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से सेम नाम का फंक्शन से अगर हम अलग अलग तरह का पैरामीटर पास करवाते हैं तो ये जो है सो मेरा फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। एक नंबर समझ में आई? चलिए, अब फंक्शन ओवरलोडिंग से रिलेटेड आपको कम से कम एक प्रोग्राम जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द आउटपुट में पूछ सकता है, आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना है कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम भी आपको थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है। आइए तो एक प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर, ठीक है, कॉमा 3 नंबर एंड 4 नंबर बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज करके 2 नंबर का जोड़ने का, 3 नंबर का जोड़ने का और 4 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम आपको बनाना है। अभी तक इसके पहले जब हम छोटा छोटा प्रोग्रामिंग कर रहे थे C++ में तो 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम भी हमने बनाया, 3 नंबर का जोड़ने का, 4 नंबर का जोड़ने का, इस तरह का प्रोग्राम हम अलग अलग जो है, जैसे 2 नंबर का जोड़ने का प्रोग्राम बनाना हो तो सबसे पहले हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h लीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 वेरिएबल लीजिए। 3 नंबर का फिर से हैज इंक्लूड iostream.h लीजिए, conio.h। 4 वेरिएबल का बनाइए तो फिर से हैज इंक्लूड iostream.h। माने कि अलग अलग प्रोग्राम आपको बनाना रहता है। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करने के बाद हम एक ही हैज इंक्लूड iostream.h, एक ही conio.h के अंदर हम उस तरह का प्रोग्राम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका देखते हैं, ठीक। तब आप ध्यान से सुनिएगा। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग का, देखिए हम जब फंक्शन टॉपिक पढ़ाए हैं थे इसके पहले तो हम उसमें प्रोग्राम बताए थे, तो उसमें हमने आपको कहा था कि जब भी हम फंक्शन का यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं तो हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h के बाद हम तुरंत जो है से यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उसका काम होने के बाद हम मेन फंक्शन हमेशा नीचे में लिखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जब हम बनाते हैं तो फंक्शन का यूज करके, यूजर डिफाइंड फंक्शन का यूज करके जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लिखते हैं तो मेन फंक्शन ऊपर नहीं नीचे हो जाता है। पहले छोटा छोटा प्रोग्राम बनाते थे, चैप्टर 1 में हम तुरंत हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, वर्ड में लिखने के बाद, क्लियर स्क्रीन लिखने के बाद नीचे प्रोग्राम करते थे। लेकिन फंक्शन का जब हम यूज करते हैं तो हम जो है तो सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर जो है जिस तरह का प्रोग्राम कहता है उस तरह का काम करते हैं और नीचे में जो है सो हम लिखाते हैं क्या, वर्ड में, ठीक है। तो ये प्रोग्राम को आइए सबसे पहले समझते हैं। प्रोग्राम क्या बोलता है कि 2 नंबर का जोड़ने का, 3 नंबर का जोड़ने का, 4 नंबर का जोड़ने का जो है सो प्रोग्राम आपको बनाना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद हम देखिए ऐड नाम का एक फंक्शन लिए। देखिए हर फंक्शन के पहले हम वर्ड लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड नाम का हम फंक्शन लिए हैं। तो ऐड यहाँ कैसा फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। यहाँ भी ऐड नाम का फंक्शन है, कैसा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ भी ऐड नाम का फंक्शन, कैसा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यानी इस प्रोग्राम में देखिए यूजर डिफाइंड फंक्शन का सेम नाम है, ऐड फंक्शन, ऐड फंक्शन, ऐड फंक्शन।
लेकिन तीनों के अंदर जो है से अलग अलग पैरामीटर है। यहाँ 2 पैरामीटर है, यहाँ 3 को पैरामीटर है और यहाँ 4 को पैरामीटर है। ठीक है, तो फंक्शन हैविंग सेम नेम है लेकिन इसके अंदर पैरामीटर अलग अलग है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाया कि नहीं? एकदम कहलाया। अब जो फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करके हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो एडिशन यानी सी आउट हम इसी के अंदर कर देते हैं। तो इसका सी आउट यहाँ, इसका सी आउट यहाँ, इसका सी आउट हम यहाँ कर दिए। ठीक है, यानी करके क्या है, सी आउट में एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, ये मैसेज प्रिंट करेगा इतना, और इसमें से x प्लस वाई। अरे भाई, तो x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा कहाँ से? अब ध्यान से देखिए, जब हम फंक्शन नाम का टॉपिक पढ़ा रहे थे इसके पहले, तो हमने बताया था कि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो इस वेरिएबल का वैल्यू हम यहाँ ना लेकर के हम हमेशा नीचे लेते हैं, हम हमेशा वॉइड मेन के नीचे लेते हैं। ठीक है, हम हमेशा वॉइड मेन के नीचे लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐड नाम का फंक्शन है, देखिए वॉइड मेन के नीचे एक ऐड नाम का, और देखिए यहाँ जितना फंक्शन लीजिएगा, जैसे यहाँ 3 गो फंक्शन है तो आपको यहाँ 3 गो फंक्शन पहले लिख देना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 3 गो ऐड फंक्शन है, यहाँ भी ऐड फंक्शन है, यहाँ भी ऐड फंक्शन है, तो हम उस तीनों को जो है सब वॉइड मेन के अंदर लिख दिए। देखिए यहाँ भी ऐड फंक्शन, यहाँ भी ऐड फंक्शन, यहाँ भी ऐड फंक्शन। अब इसके अंदर ऊपर में 2 पैरामीटर था, तो पहला वाला में 2 पैरामीटर डालेंगे, दूसरा वाला में जो है 3 पैरामीटर है, तो देखिए हम यहाँ पे 3 को वैल्यू डालेंगे। चौथा वाला पैरामीटर में जो है, चौथा वाला जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर 4 पैरामीटर है, तो हम यहाँ पे जो है 4 को वैल्यू डालेंगे। यानी ऊपर में जो आप फंक्शन बनाइएगा, ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसके अंदर जितना पैरामीटर रहता है उसका वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। यानी कंपाइलर अंदर करता क्या है कि वहां के यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऐड फंक्शन है, इसके अंदर 2 पैरामीटर है जो कि वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो एक ऐड नाम का फंक्शन है, इसके अंदर भी 2 पैरामीटर है। अब करेगा क्या कंपाइलर कि तरे भीतरे अंदरे यहाँ जहां मैच किया, यहाँ भी 2 पैरामीटर, ऊपर में भी 2 पैरामीटर, तो ये दोनों वैल्यू को अंदरे यहाँ ले जाएगा। 5 और 10 को कहाँ ले जाएगा? तो 5 और 10 को यहाँ लगा, यानी x का वैल्यू कर देगा 5 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। तब 5 और 10 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ऐड नाम के फंक्शन के अंदर यहाँ 3 पैरामीटर है, यहाँ ऊपर में देखेगा 3 को पैरामीटर कहाँ, तो 3 को पैरामीटर यहाँ पे है। तो यहाँ पर जो 5, 10, 15 नंबर है, तो x का वैल्यू 5 कर देगा, ये 10 जो है वो y का वैल्यू कर देगा, और ये 15 जो है वो z का वैल्यू कर देगा। तो x प्लस y प्लस z कितना हो गया? हाँ, यानी कि 5 प्लस 10 प्लस 15 तो जोड़ देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4 पैरामीटर है, तो यहाँ 4 पैरामीटर कॉपी हो जाएगा और यहाँ वो 4 वैल्यू जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को जब आप प्रोग्राम करके कंप्यूटर पे रन कीजिएगा, तब इसका आउटपुट आपका आएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका क्या आएगा जानते हैं? इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू। जैसे इसका देखिए, इसका जो है, इसका देखिए यहाँ मैसेज में लिखा हुआ ना, एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, जैसे यहाँ एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट आएगा एडिशन ऑफ 2 नंबर इक्वल टू, यानी कि ये तो 5 और 10 को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 15। कितना आ जाएगा? 15। उस तरह दूसरा आउटपुट इसका आ जाएगा एडिशन ऑफ 3 नंबर इक्वल टू, इसको जोड़िए 5, 10, 25 को, कितना हो जाएगा? 30 ना होगा। ठीक है, 10, 15, 30। हाँ, तीसरा आउटपुट आएगा एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ 4 नंबर इक्वल टू, कितना हो जाएगा? 10, 20, 20, 10, 30, 30, 60 और 40, 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये जो मैसेज यहाँ सी आउट में रहता है वो सेम टू सेम मैसेज आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे, और x प्लस वाई प्लस जेड का जो भी वैल्यू यहाँ से कॉपी होकर के जाएगा यहाँ से यहाँ, तो वो जुड़ेगा और यहाँ आउटपुट में दिखेगा। यानी कि इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा तो आपका आउटपुट इतना आएगा। ये आपका फाइनल स्क्रीन पे आउटपुट आएगा, ब्लैक स्क्रीन पे। ठीक है, चलिए अब जो है ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का जोड़ने का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको जो है इसका नोट्स बना लीजिए। यहाँ हेडिंग मारिए चैप्टर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग, 3 नंबर का है। तो उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग का डिफिनेशन लिखिए, इसका एग्जांपल लिखिए, फिर ये क्वेश्चन लिखिए और इसका जो है सिला उत्तर, इसका जो है सिला प्रोग्राम कर लीजिए। एक प्रोग्राम अब आपको बनाना है। क्या बनाना है?
राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर इन 4 नंबर बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करके 2 नंबर को गुना करने का, 3 नंबर को गुना करने का, 4 नंबर को गुना करने का प्रोग्राम आपको बनाना है। कुछ नहीं करना, इसके पहले प्रोग्राम में जहां हम एडिशन किए थे वहां आपको मल्टीप्लाई कर देना, देखिए बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये खास करके फंक्शन ओवरलोडिंग इतना ही पे खत्म हो जाता है, इसके अंदर अब ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ से आपको जो एक चीज़ समझने की बात है वो हमेशा फाइंड द आउटपुट पूछने का चांस रहता है। क्वेश्चन रहेगा फाइंड द आउटपुट और उसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा। ये क्वेश्चन जो है सो हम आपको ऑब्जेक्टिव में डाल के भेजने वाले हैं आपको असाइनमेंट में, और आपको इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजेंगे तो उसमें रहेगा फाइंड द आउटपुट। इसमें प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा और आउटपुट रहेगा 4 गो ऑप्शन, उसमें से आपको करना है, उसमें से आपको टिक मारना रहेगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे से देखिएगा एकदम ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द आउटपुट, आउटपुट आपको निकालना है। समझिए कि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में समझिए कि पूछ दिया, ठीक है। और ऑप्शन में तुम्हारा दे दिया, ऑप्शन में तुम्हारा दे दिया, ऑप्शन ए में तुम्हारा दे दिया सपोज कि इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जैसे तुम्हारा दे दिया सन्नी पहला, फिर दे देगा दूसरा ऑप्शन बी नंबर में सन्नी, फिर से सन्नी, तीसरा नंबर में आपको दे देगा सी नंबर में, ठीक है, सन्नी, ठीक है, और जो है फिर से सन्नी, ठीक है, और फिर से सन्नी दे दे, ठीक है। चौथा ऑप्शन में आपको दे दे नन ऑफ दीज। तब इसका इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन हो गया आपका एक तरह से, ये एग्जाम में हो सकता है इतना क्वेश्चन रहेगा, 4 का ऑप्शन रहेगा, तो आपको टिक मारना है चारों में से कौन सही होगा। तो इस चीज के आपको समझना होगा बारीकी से। सबसे पहले आपको हैज इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉन्जुगेट डॉट एच देखने के बाद नीचे देखना है कि क्या है। तो देखना यह है कि यहाँ एनके नाम का एक फंक्शन है, एनके नाम का एक फंक्शन है। इसके अंदर जो है सीआउट और सीआउट में क्या लिखा हुआ है, सनी। तो सीआउट में सनी लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन में सनी सनी रहेगा, ठीक है। क्या एनके एक ओब्जेक्ट डिफाइंड फंक्शन, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं, यानी 0 पैरामीटर है। लेकिन सीआउट में क्या लिखा हुआ है, सनी। चलिए इसका ब्रैकेट यहीं क्लोज हुआ और यहाँ वॉइड मेन है, मेन फंक्शन आ गया। क्लियर स्क्रीन के नीचे जो है से एनके 2 बार जो है से लिखा हुआ, यानी एनके फंक्शन जो ऊपर में बना हुआ था इसको 2 बार कॉल किया गया है। तो ये जो ऊपर वाला फंक्शन के अंदर जो हम जिस चीज प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो उस फंक्शन को जितना बार हम कॉल करेंगे उतना बार आउटपुट लिखाएगा। तो एनके फंक्शन को हम कितना बार कॉल किए हैं, 2 बार कॉल किए, एनके। तो इसका आउटपुट क्या होगा, सन्नी सन्नी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर, इसका बी नंबर हो गया आंसर, ठीक है। हाँ, उस फंक्शन को जितना बार नीचे कॉल कीजिएगा उतना बार लिखाएगा, ठीक। तो एक सिंपल था, इसमें पैरामीटर नहीं था, एकदम सिंपल प्रोग्राम था। तो इस तरह का प्रोग्राम में देखना है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या नाम है और वो कितना बार नीचे कॉल हुआ है, जितना बार कॉल हुआ है उतना बार इसका आउटपुट आ जाएगा। सी आउट में क्या लिखा हुआ है ये चीज आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद ये है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि हैज इंक्लूड आइसोस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कॉन्जुगेट डॉट एच के बाद एनके नाम का एक फंक्शन है, इसके अंदर लिखा हुआ है सन्नी। एनके नाम का फिर एक फंक्शन है, इसके अंदर एक पैरामीटर है जिसके सीआउट में क्या लिखा हुआ है, कैटरीना। उसके बाद वॉइड मेन है, उसके बाद x = 5 है, ठीक है। और एनके फंक्शन को कॉल किए हैं और फिर जो है से एनके के x को जो है सो हम क्या किए हैं, कॉल किए हैं। मतलब यहाँ पे एनके फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है, कितना बार, 2 बार। और एनके फंक्शन यहाँ भी कितना बार है, 2 बार है, ठीक है। ये ऊपर में यहाँ पे। अब जो है, अब यहाँ देखिए एनके फंक्शन जो कॉल किए यहाँ पे पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे पैरामीटर है। तो ये फंक्शन के अंदर पैरामीटर नहीं है तो ये उसका वैल्यू उठाएगा जिसके अंदर यहाँ पैरामीटर नहीं है, यानी ये वाला और ये वाला मैच कर गया तो इसका आउटपुट देगा सन्नी। और ये वाला इसके अंदर एक पैरामीटर है, इसके अंदर भी एक पैरामीटर है, तो ये और ये मैच कर गया तो इसका आउटपुट क्या देगा, कैटरीना। यानी 2 को सी आउट है, इनके फंक्शन को 2 बार कॉल किए हैं। देखिए इसके ऊपर वाला में इसमें क्या अंतर है कि इसमें पैरामीटर है, उसमें पैरामीटर नहीं था, ठीक है। तो इनके फंक्शन को 2 बार यहाँ पे कॉल किए हैं, 2 एक के अंदर पैरामीटर है, एक के अंदर नहीं है। यहाँ पर इनके फंक्शन एक के अंदर पैरामीटर नहीं है, एक के अंदर पैरामीटर है। तो इस जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है तो इसके अंदर पैरामीटर नहीं है,
इसका मैच करेगा और इसका आउटपुट देगा। तो इसका आउटपुट पहला क्या हो जाएगा, सन्नी, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैटरीना। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, सन्नी और कैटरीना। देखिए सन्नी और कैटरीना इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक, तो फंक्शन ओवरलोडिंग से इस तरह का क्वेश्चन पूछने का सवाल रहता है। खैर इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ रहेगा। कुछ और इसी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मतलब प्रोग्राम के माध्यम से बनाया गया है, तब इसको भी जो है सो कॉपी में लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखिएगा तो इसको चलेगा। अब इसके नीचे एक जो है सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कॉलिंग फंक्शन भी आप नहीं लिखे चलेगा। ठीक है, कॉलिंग फंक्शन एक यहाँ पे बीच में टॉपिक आ जाता है, जिसको आप लिख भी सही लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो इसको छोड़िए। मेन टॉपिक जो है सो आपका यहाँ पे आता है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, मेन टॉपिक क्या आता है, पॉलीमॉर्फिज्म। आ गए आप, बात हो गया, तेल है तेल अभी जो लिखा ये हो गया। ठीक, आ रहे हैं तुरंत 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट में आते हैं। अब जो है सो ये हो गया, इसके अंदर जो है सो एक मेन टॉपिक क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को बढ़िया से समझिए। ऐसे इसके पास चैप्टर नंबर 2 में उस कॉन्सेप्ट में भी जो है हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में थोड़ा सा आपको बताए थे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फीचर्स है, उसकी विशेषता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड, द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एक से अधिक रूप, है ना। हम एग्जाम्पल दिए थे। इन सिंपल वर्ड वी कैन डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म इज एन एबिलिटी टू डिस्प्ले मोर देन वन फॉर्म। इन सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो क्षमता है जो एक से अधिक रूप को दिखा सकता है। जैसे रियल टाइम एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, श्याम इज ए स्टूडेंट फॉर टीचर। श्याम जो है से टीचर के लिए स्टूडेंट हो सकता है। सेम टाइम अगर श्याम घर जाता तो पेरेंट्स के लिए जो है सो सन हो सकता है, बेटा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं दैट्स व्हाई वी कैन से श्याम वर्क एज पॉलीमॉर्फिज्म। श्याम जो है पॉलीमॉर्फिज्म के जैसा काम कर रहा है। क्यों, टीचर के पास है तो वह स्टूडेंट कहला रहा है, बाप के पास है बेटा कहला रहा है, ससुर के पास है दामाद कहला रहा है, वाइफ के पास है तो हस्बैंड कहला रहा है, बहन के पास है तो भाई कहला रहा है। तो एक ही आदमी अलग अलग रूप जो है सुधारण करता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग उसका रूप होता है। एक से अधिक रूप जो दिखाता है उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरह का होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसका रन टाइम और कंपाइल टाइम का एथी नहीं लिखेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका डिफिनेशन नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। ठीक है, बस दोनों टाइप लिख लीजिए। उसके बाद आपका जो है सो क्वेश्चन मेन यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये तो इस बार सब्जेक्टिव एग्जाम होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और फंक्शन ओवरलोडिंग अगर था टॉपिक चैप्टर नंबर 3, तो छोटा छोटा चैप्टर हम बताए थे ना कि चैप्टर 1 खत्म होने के बाद चैप्टर 2, 3, 4, 5 सब हवा मुड़ेगा। एक 10, 15 मिनट के वीडियो में, इसमें कोई जान ही नहीं है। इसमें एक को दो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो हम आपको असाइनमेंट में बना के भेज देंगे। लेकिन आप इस वीडियो को थोड़ा समझिए, कम से कम चैप्टर का नाम के अनुसार जरूर समझिएगा। फंक्शन ओवरलोडिंग चैप्टर का नाम है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा वीडियो देख करके, इतना तो आपके दिमाग में होना चाहिए। उप्स कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2, तो उप्स क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इतना कम से कम दिमाग में आपका होना चाहिए। सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्टिव है तो यही सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है ना जी। ठीक है, तो आज के क्लास में यही खत्म करते हैं। ये मेरा आज चैप्टर नंबर 3 था। इसका आगे का वीडियो मेरा चैप्टर नंबर 4 का बनेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।